हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम या फिर झारखंड टेट मेंस या सहायक आचार्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है आज हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो है उसके नोट्स यानी कि उसके जो समरी है उस चैप्टर का उसको पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय और इस चैप्टर की जो भी समरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये नोट्स पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, कोई भी पीजीटी एग्जाम या फिर जेटेट मेंस या सहायक आचार्य के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या है कि परिचय दिया हुआ है और उसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि मनुष्य के पास जो है दो अद्भुत योग्यताएं हैं। और पहला क्या है कि विवेक और इसका प्रयोग, और दूसरा भाषा व संवाद की क्षमता। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के उपयुक्त इन दोनों पहलुओं में से ही है। ये जो है नोट्स है और जो समरी है, और ये बहुत रिवीजन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ना है तो इसकी डिटेल वीडियो भी इस चैनल में अपलोड की जाएगी। राजनीतिक सिद्धांत समाज, सरकार, कानून, राज सत्ता आदि से संबंधित विविध प्रश्नों की जांच करने के साथ साथ राजनीतिक जीवन की नई शक्ति प्रदान करने वाले मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के विषय में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार के राजनीतिक प्रश्नों के संदर्भ में तर्कपूर्ण ढंग से सोच विचार करने एवं सामयिक राजनीतिक घटनाओं का ठीक प्रकार से आकलन करने का प्रशिक्षण देता है। राजनीति क्या है? तो राजनीति क्या है, इस संदर्भ में लोगों के जो है विभिन्न प्रकार के विचार है। राजनेताओं एवं राजनीतिक पदाधिकारियों की दृष्टि में राजनीति जो है एक प्रकार की जनसेवा है, और सामान्य जन के लिए राजनीति वही करते हैं जो राजनेता करते हैं। वे राजनेताओं को क्या दल बदल करते, झूठे वायदे करते, विभिन्न वर्गों से जोड़ तोड़ करते एवं निजी एवं सामूहिक स्वार्थ साधने के रूप में देखते हैं। कौन देखते हैं? ये सामान्य जन देखते हैं। सामान्य जन का क्या अर्थ होता है कि आम जनता की दृष्टि में राजनीति का संबंध किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के धंधे से जुड़ गया है, और वास्तविकता में राजनीति का जन्म इसी तथ्य से होता है कि हमारे और समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं है। और इस विषय में क्या है कि हमारे अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग एवं व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से आवश्यक रूप से संबंध होता है, और जनता क्या है सामाजिक विकास को बढ़ावा देने एवं सामान्य समाज समस्याओं के निराकरण हेतु परस्पर बातचीत करती है तथा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने जो है आकार ग्रहण किया है। राजनीतिक सिद्धांत में हम विभिन्न अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के व्यावहारिक क्रियान्वयन और इससे जुड़े दस्तावेजों और संस्थाओं आदि का अध्ययन करते हैं। यह कानून के शासन, अधिकारों का विभाजन और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है, और विभिन्न तर्कों की खोजबीन के साथ राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे वर्तमान राजनीतिक अनुभवों का अध्ययन कर भावी रुझानों एवं संभावनाओं को चिन्हित करता है। कौन? जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं वो विभिन्न तर्कों का खोजबीन करता है, क्या सही है क्या गलत है, और उससे क्या करता है कि हमारे वर्तमान राजनीतिक अनुभवों का अध्ययन करता है और भावी रुझान एवं संभावनाओं को चिन्हित करता है। तो जैसे जैसे हमारी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, हम स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता पर संभावित खतरों के नए नए आयामों को खोज कर रहे हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है कि हमेशा क्या परिवर्तन होते ही रहता है, कहाँ पे क्या हो गया, कहाँ पे क्या हो गया। पॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नए नए रिसर्च होते रहते हैं, तो क्या होता है कि हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर जो खतरा है ना, उसके नए नए आयामों को, मतलब नया नया और भी जितना भी हो सकता है कि हाँ ये चीज होने से हमारी स्वतंत्रता बाधित हो रही है ना। जैसे कि मीडिया पे कंट्रोल हो जाने से लोगों की क्या है स्वतंत्रता बाधित हो रही है अपनी आवाज उठाने के लिए। एग्जाम्पल दिया है ऐसे। तो इस तरह से नए नए आयामों की जो खोज कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के व्यवहार में उतारना। तो राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। राजनीतिक सिद्धांतकार विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए। पहला कारण क्या है कि राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन जो है राजनेताओं, नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, शिक्षकों, वकीलों, न्यायाधीशों, कार्यकर्ताओं और पत्रिकाओं आदि के लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है कि इनके लिए जरूरी है ना। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन नागरिकों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित और सचेत नागरिक ही राजनीति करने वालों को क्या करते हैं, जनाभिमुख बनाते हैं। तो ये जो राजनेता है, नीति, इन लोगों को तो राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना ही चाहिए, जो शिक्षक है, वकील है।
दूसरा क्या है कि जो नागरिक है ना? नागरिक को भी अगर राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान रहेगा और वो शिक्षित और सचेत रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो राजनीति हमारे ऊपर जो लोग कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, वो लोग जनाभिमुख होते हैं, मतलब वो जनता के लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के छिपे हुए पक्ष नहीं है और प्रतिदिन परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि में हम इन्हें अनुभव करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के विषय में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं राजनीतिक सिद्धांत क्या-क्या हमें सिखाता है कि न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से भी अवगत कराता है। और राजनीतिक सिद्धांत हमें तार्किक रूप से सार्वजनिक हित में बहुत अच्छे तरीके से तर्क वितर्क करने हेतु योग्य बनाता है। तो जब हमें राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होता है, तो सार्वजनिक हित में जो काम राजनेता या नीति निर्माता जो करते हैं, तो उसको हम लोग तर्क और वितर्क कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने लॉजिक लगा सकते हैं, है ना? और उसको अपने हित में उसको योग्य बना सकते हैं कि हमारे हित में क्या बेहतर है। संगत बहस और प्रभावी संप्रेषण जैसे कौशल जो कि राजनीतिक सिद्धांत की ही देन है, वैश्विक सूचना में महत्वपूर्ण गुण सिद्ध होते हैं। यानी कि जब आप किसी से बहस करते हैं या डिबेट करते हैं, तो सिर्फ आप कोरा बहस नहीं करते हैं, आप लॉजिक के साथ बहस कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो अच्छा होता है कि आप लोगों को जो है अपनी बात वो तर्क के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये सब क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की ही जो है देन है। राजनीति क्या है कि राजनीति विविध अर्थों वाली प्रक्रिया है और अपने व्यापक व तार्किक अर्थों में जब जनता सामाजिक विकास को बढ़ावा देने एवं सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु परस्पर बातचीत करती है तथा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, राजनीति कहा जाता है। और संकुचित अर्थों में नेताओं के क्रियाकलाप, स्वार्थ पूर्ति हेतु किए गए कार्यों इत्यादियों को भी क्या कहते हैं, राजनीति कह दिया जाता है। तो राजनीति का जो विशिष्ट अर्थ होता है वो क्या होता है कि तार्किक अर्थों में जब जनता सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु परस्पर बातचीत करती है और सामूहिक गतिविधि में भाग लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जब नेता लोग जो है अपना गंदा राजनीति करता है, मतलब कहते हैं ना कि अपना स्वार्थ पूर्ति हेतु जो भी काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका गंदा अर्थ दे देते हैं और उसे राजनीति कह दिया जाता है। पर राजनीति का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता है। राजनीति का मीनिंग होता है कि तार्किक अर्थ में, मतलब लॉजिक के साथ जब जनता सवाल करती है, अपनी समस्याओं को रखती है और उसका समाधान ढूँढती है ना? और जो है उसका सामूहिक गतिविधि में भाग लेती है, उसको राजनीति कहा जाता है। अब समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कि विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है, वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। स्वतंत्रता मानव के सर्वांगीण विकास हेतु विचार, कार्य, व्यवहार एवं विचरण की बंधन मुक्त अवस्था को स्वतंत्रता कहते हैं और इसमें बंधनों का जो है पूर्णतः अभाव नहीं होता, बल्कि युक्ति युक्त बंधन ही स्वीकार किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़े कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कि विचारों का व्यवस्थित रूप है जिनसे क्या होता है कि हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान जो है आकार ग्रहण किया है, वही क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। और स्वतंत्रता क्या है कि मानव के सर्वांगीण विकास हेतु विचार, कार्य, व्यवहार एवं विचरण की जो बंधन मुक्त अवस्था है उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बंधनों का जो है पूर्णतः अभाव नहीं होता है, बल्कि युक्ति युक्त बंधन ही स्वीकार किए जाते हैं। तो स्वतंत्रता का जो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि बंधन का पूर्णतः अभाव, ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र है तो आप कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बंधन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि युक्ति युक्त बंधन ही स्वीकार किया जाता है, मतलब लॉजिक के साथ जो बंधन होता है उसी को स्वीकार किया जाता है। समानता क्या है कि वो अवस्था जिसमें मनुष्यों को समान परिस्थितियों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं, वो क्या कहता है, समानता कहलाती है। तो जिसमें कहता है कि सभी मनुष्यों को समान परिस्थितियों में समान अधिकार प्राप्त होता है। और सरकार क्या है कि ऐसे संस्थाओं का ऐसा वो समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने एवं उनकी व्याख्या करने का जो है अधिकार होता है। तो सरकार क्या है कि संस्थाओं का एक समूह है और जिसके पास क्या है, देश में व्यवस्थित जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। नौकरशाही क्या है कि कार्य कुशल, प्रशिक्षित एवं कर्तव्य परायण कर्मचारियों का विशिष्ट संगठन जिसमें पद सोपान एवं आज्ञा की एकता के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाता है। तो नौकरशाही क्या है कि नौकरशाही क्या होता है, जो नौकरशाही का इंग्लिश होता है ब्यूरोक्रेट्स, और ये क्या है कि कार्य कुशल, प्रशिक्षित एवं कर्तव्य परायण कर्मचारियों का एक विशिष्ट संगठन, ये बस क्या होता है कि ये संगठन होता है। और इसमें क्या होता है कि
पद सोपान एवं आज्ञा की जो है एकता के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाता है। और दूसरे शब्दों में शासन की नीतियों को क्रियान्वित करने एवं तंत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। और इस ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाही को हम लोग स्थायी कार्यपालिका या प्रशासन भी कहते हैं। हाँ, तो ये पूछा गया है एग्जाम्स में कि स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो इसका आंसर नौकरशाही होगा। दल बदल, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे राजनीति में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या होता है कि जब जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े एवं जीत जाए और जीतने के पश्चात उस दल को छोड़कर अन्य किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो जाए, तो इसे दल बदल कहते हैं। घोटाला क्या है, इसे भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि घोटाला हमारे प्रशासन में, हमारे सरकार में हर जगह व्याप्त है। राजनेताओं द्वारा आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु किया जाने वाला सार्वजनिक धन का जो दुरुपयोग होता है एवं व्यक्तिगत हस्तांतरण जो होता है, उसी को ही घोटाला कहते हैं। राजनीतिक दल क्या है कि लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, राजनीतिक दल कहते हैं। आर्थिक नीति क्या होता है कि सरकार द्वारा राष्ट्र या राज्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से अपनाया जाने वाला व्यापक आर्थिक कार्यक्रम क्या है, आर्थिक नीति कहलाता है। विदेश नीति क्या है कि विदेश नीति से अभिप्राय उस नीति से है जो एक देश द्वारा अन्य देश के प्रति अपनाई जाती है और इस प्रकार दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक देश द्वारा जिन नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, उसे उस देश की जो है विदेश नीति कहते हैं। शिक्षा नीति क्या है, सरकार द्वारा साक्षरता के विकास और शिक्षा की योजना, गुणवत्ता व प्रारूप संबंधी जिस नीति का पालन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शिक्षा नीति कहलाती है। तो इसमें क्या है कि शिक्षा की योजना और उसमें क्या है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी भी होना चाहिए, और प्रारूप प्लानिंग और संबंधी जिस नीति का पालन किया जाता है, वही कहते हैं शिक्षा नीति कहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी। और जातीय संघर्ष क्या है कि समाज में विभिन्न जातियों के मध्य होने वाला संघर्ष ही क्या कहता है, जातीय संघर्ष कहलाता है। सांप्रदायिक संघर्ष, कम्युनल जो संघर्ष होता है ना, कम्युनल स्ट्रगल जो होता है, वो क्या कहते हैं, सांप्रदायिक संघर्ष कहलाता है। तो समाज में विभिन्न धर्मानुयायी और मतावलंबियों के मध्य होने वाले संघर्ष क्या कहते हैं, सांप्रदायिक संघर्ष कहलाते हैं। भ्रष्टाचार क्या है कि शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट जोर आचार। भ्रष्ट का मतलब होता है बुरा और आचार का अर्थ है आचरण। तो आचरण से गिरा हुआ जो काम होता है, उसी को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। और अनुचित साधनों का प्रयोग ही क्या है कि भ्रष्टाचार है। अपने पद और स्थिति से क्या है, अपेक्षित दायित्वों को ईमानदारी से पालन करने के बजाय कहता है व्यक्तिगत हित अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारों और स्थिति का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। यानी कि जो बेईमानी से काम करे, अपने जो है पद का या फिर अपने अधिकारों का क्या है दुरुपयोग करे, वही क्या है, भ्रष्टाचार कहलाता है। और भ्रष्टाचार करने वाले ही क्या होते हैं, भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। स्वराज क्या है, स्वराज वो अवस्था है जिसमें एक राज्य की जनता स्वतः अपनी शासन व्यवस्था संभालती है, उसे क्या कहते हैं, स्वराज कहते हैं, स्वराज कहलाती है। प्रस्तावना क्या है कि संविधान का वह प्रथम कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के मूलभूत मूल्यों एवं अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करता है। न्याय क्या है कि उचित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अनुचित को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यही न्याय कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि वह स्थिति एवं अवधारणा जिसके अंतर्गत प्रत्येक धर्म को समान समझा जाता है तथा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन, उसमें क्या होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकारी क्रियाकलापों को न्यायपालिका द्वारा की जाने वाली वैधानिक समीक्षा को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो क्या है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों व सरकारी क्रियाकलापों को क्या है, न्यायपालिका द्वारा की जाने वाली वैधानिक समीक्षा होती है। मतलब जो कोई जो कानून बना दिया गया सरकार द्वारा, या फिर सरकार जो क्रियाकलाप करती है ना, कानून का किस तरह से पालन करती है, उसको जब वैधानिक समीक्षा करते हैं कि ये जो है संविधान की दृष्टि से कितना सही और क्या गलत, कितना गलत है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इंटरनेट क्या है कि ये एक जो है विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है और इसमें विश्व भर की विस्तृत सूचना जो है एकत्र की जाती है। व्यक्ति किसी भी समय किसी भी विषय पर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेटिजन क्या कहते हैं, कौन है या फिर किसे कहते हैं, तो इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों को अंग्रेजी भाषा में नेटिजन कहा जाता है। ईमेल क्या है, इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाली इस सेवा के द्वारा हम अपना संदेश विश्व के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं और इसमें संदेश भेजने वाले व्यक्ति एवं संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों एक साथ उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कंप्यूटर पर संदेश टाइप कर निर्धारित पते, जिसे इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस कहते हैं, उस पर भेजा जा सकता है। चैट रूम क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न लोगों के मध्य अपनी बातचीत करने का जो कक्ष होता है, उसे चैट रूम कहते हैं। ये एक बुक में दिया हुआ इसलिए, लेकिन वैसे तो आप लोग को पता ही है, चैट, इंटरनेट, ये सब आजकल बच्चे को पता होता है।
विकास क्या है? इतना विकास का मुद्दा हर बार वोट इलेक्शन के टाइम चलता है। तो एक विकास क्या है? डेवलपमेंट क्या है? तो एक प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ-साथ निर्धनता, असमानता, अशिक्षा एवं बीमारी में कमी भी हो, अर्थात लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो एवं उनका जीवन स्तर ऊँचा हो, यही कहता है विकास कहलाता है। तो इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है कि निर्धनता, असमानता, अशिक्षा एवं बीमारी में कमी और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार और जीवन स्तर ऊंचा हो, यही विकास कहलाता है। राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रीय उत्थान की वो भावना जिसे प्रेरित होकर लोग एक पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होते हैं और उसके उत्कर्ष करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। और ग्राम सभा ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत की विधायिका को क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। और ये ग्रामीण स्वशासन की जो है एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। वेबसाइट क्या है कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था को खोजने का जो है इलेक्ट्रॉनिक पता वेबसाइट कहलाता है। मतदान क्या है कि किसी उम्मीदवार के पक्ष में अपने मत का प्रयोग करना ही क्या कहता है? मतदान कहलाता है। कौटिल्य कौटिल्य के बारे में हम लोग सब जानते हैं, इनको चाणक्य भी कहा जाता है और इनका जो है रियल नेम जो है ना? वो है विष्णुगुप्ता। तो कौटिल्य जो है वो मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, जिन्होंने अपनी कृति अर्थशास्त्र में राजनीति के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था कि विष्णुगुप्त था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो कौटिल्य का जो योगदान है क्या है कि उन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो है एक बुक लिखा था या फिर एक शास्त्र की जो है रचना की थी। और अर्थशास्त्र में अर्थ दिख रहा है तो ऐसा लगेगा कि ये अर्थ से संबंधित है, नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र में जो है कि शासन की नीति से संबंधित ये किताब है। अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु जो थे वो प्राचीन यूनान के निवासी थे। यूनान मतलब ग्रीक एवं महान राजनीतिक जो है विचारक थे। इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ अगर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है तो अरस्तु को ही, या फिर अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल कहा जाता है। और एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे, है ना? और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स में सर्वप्रथम व्यावहारिक राज्य के स्वरूप का चित्रण किया। तो एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी है या तो उनका नाम क्या है? पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स के रचनाकार का नाम क्या है? अरस्तु है। इसी को ही इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। और ये क्या थे? प्लेटो के शिष्य थे, यानी कि इनके जो गुरु थे वो प्लेटो थे। तो कभी-कभी ऐसे क्रोनोलॉजी में अगर मिलाने दे देगा तो सबसे पहले क्या है? प्लेटो आएगा, उसके बाद क्या है? अरस्तु आएगा या एरिस्टोटल आएगा। जीन जैक रूसो रूसो जो थे उन्होंने क्या कहता है कि स्वतंत्रता की जो अवधारणा का प्रबल समर्थन करने वाले महान फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक एवं दार्शनिक थे। तो रूसो ही जो थे जिन्होंने सबसे पहले लिबर्टी या फिर स्वतंत्रता का अवधारणा का प्रबल समर्थन किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, इसमें इनका बहुत योगदान था, इनके विचारधारा का। कार्ल मार्क्स जर्मनी निवासी जो थे 19वीं सदी के क्रांतिकारी विचारक, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक और इन्होंने पूंजीवाद की कटु आलोचना एवं स्वतंत्रता की तुलना में समानता के महत्व को प्रतिपादित किया। और इनकी साम्यवादी अवधारणा ने जो है तत्कालीन पीड़ित शोषित वर्गों को मुक्ति और संघर्ष के नवीन मार्ग दिखाया। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स जो था वो 19वीं सदी में क्या था? जर्मनी का निवासी था 19वीं सदी में। और उन क्या कहता है वो सिर्फ क्रांतिकारी विचारक ही नहीं था बल्कि वैज्ञानिक समाजवाद के जो है संस्थापक थे और ये पूंजीवाद के कटु आलोचक थे। और उन्होंने क्या की? स्वतंत्रता की तुलना में क्या है समानता के महत्व को प्रतिपादित किया। तो उन्होंने जो रूसो ने जो स्वतंत्रता की अवधारणा दी थी, तो कार्ल मार्क्स उसने जोड़ा कि स्वतंत्रता की तुलना में क्या है कि अगर समानता हो समाज में, है ना, सब इक्वल हो तो वो ज्यादा मतलब जरूरी है। और उसके इम्पोर्टेंस को ही उसने प्रतिपादित किया था। और इनका जो अवधारणा था, इनका जो थॉट था वो क्या था? साम्यवादी अवधारणा था। और साम्यवादी अवधारणा में क्या था कि तत्कालीन पीड़ित जो थे और शोषित वर्गों को मुक्ति और संघर्ष का नवीन मार्ग दिखाया। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें वो क्या-क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। महात्मा गांधी जी ने अपनी कृति हिंद स्वराज में स्वराज की अवधारणा का व्यापक विश्लेषण किया। और महात्मा गांधी कोई श्रेणीबद्ध राजनीतिक चिंतक नहीं थे, परंतु उनके विचारों का समुच्चय जो है वो गांधीवाद और आज राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जो है अपनी प्रासंगिकता रखता है। तो महात्मा गांधी ने जो रचना की वो क्या थी? हिंद स्वराज नामक एक बुक की रचना की थी। और इस बुक में क्या खासियत थी, क्या इंपॉर्टेंट था कि वो उसमें स्वराज की अवधारणा का व्यापक विश्लेषण किया गया था।
और क्या था कि वो कोई श्रेणीबद्ध राजनीतिक चिंतक नहीं थे, पर उनके जो विचार थे उनको गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। और वो जो है अभी उनका जो राजनीतिक चिंतन है, वो वर्ल्ड लेवल पे जो है वैश्विक स्तर पे जो है ग्लोबल लेवल पर वो अपनी प्रासंगिकता रखता है, उसकी स्टडी की जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं कानून के जो है वो विशेष ज्ञाता थे। और इनके बारे में जो है एक पूरा डिटेल्स वीडियो बनेगा, क्योंकि इनका योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा है भारतीय संविधान को निर्माण करने में। तो ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और कानून के जो है विशेष ज्ञाता थे। और ये जो है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। प्लेटो कौन थे कि प्लेटो जो थे प्राचीन यूनान के महान विचारक और ये सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने सर्वप्रथम राज्य के आदर्श विश्वरूप का प्रतिपादन किया और इनके प्रमुख कृतियां जो थी वो थी रिपब्लिक एवं दी लॉज। दी लॉज मतलब ये दी लॉज, ये वाला लॉज, लॉज मतलब कानून। तो प्लेटो कहाँ के थे, यूनान के थे। हम लोग ऑलरेडी अरिस्टोटल के टाइम पे पढ़ चुके हैं कि ये अरिस्टोटल के जो है वो क्या थे, गुरु थे। और ये इनके गुरु कौन थे, वो थे सोक्रेट्स, सुकरात। सुकरात जिनको जहर देकर मार दिया गया था। और इन्होंने प्लेटो जो थे उन्होंने जो क्या थे सर्वप्रथम राज्य के आदर्श स्वरूप का प्रतिपादन किया। जो राज है, स्टेट है, इसका जो आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसी का है स्वरूप का प्रतिपादन किसने किया था, प्लेटो किया था। और इनकी जो प्रमुख किताबें हैं, जो उन्होंने कृतियां हैं, वो क्या है, रिपब्लिक है और दी लॉज, या फिर कहीं कहीं पे द जेंटू लॉज भी लिखा रहता है। अब सुकरात कौन थे, तो सुकरात क्या थे कि प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। और इन्होंने शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या है तत्कालीन समय में क्रांतिकारी विचारों का प्रतिपादन किया था। और इसी कारण शासकों द्वारा जो है इन्हें विस्पान हेतु बाध्य करके क्या है मृत्युदंड दिया गया। तो अगर क्रोनोलॉजी में पूछा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सुकरात आ जाएगा, फिर प्लेटो आ जाएगा, फिर एरिस्टोटल आ जाएगा। एरिस्टोटल की रचना का नाम क्या था, पॉलिटिक्स था। वहीं प्लेटो की रचना का नाम क्या था, दी रिपब्लिक और दी लॉज था। और यहाँ पे क्या है कि महात्मा गांधी की रचना का नाम क्या था, स्वराज था। और कार्ल मार्क्स की रचना का नाम था दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जीन जैक रूसो ने क्या किया था, लिबर्टी का जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने द कॉमन वील नाम की जो है एक पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य जो थे या फिर विष्णुगुप्त, उनकी रचना का नाम क्या था कि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे जो ये है इसमें जो है पूरे चैप्टर का मैंने समरी एक देने की कोशिश की है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अभी जो है एग्जाम नजदीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो चैनल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अपना सुझाव, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।